नमस्कार, मैं हूँ गौरी द्विवेदी और जी न्यूज की स्पेशल सीरीज द चाइना फाइल्स में आप सबका स्वागत है। इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज में हम चीन को समझने की कोशिश करेंगे। ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक गरीब देश दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बन गया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान का गुलाम रहे चीन ने आज कैसे विदेशी धरती पर अपने मिलिट्री बेस बना लिए। कौन थे वो लोग जिन्होंने नए चीन की बुनियाद रखी, उसे बनाया, आगे बढ़ाया। उनकी नीतियां कैसी थीं? कैसे उन्होंने पूंजीवाद का मुकाबला किया? तमाम उतार चढ़ाव के बाद आखिरकार शी जिनपिंग कैसे चीन की सत्ता के सबसे ताकतवर और इकलौते नेता बन बैठे। चीन की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों पर सत्ता के सख्त पहरे की भी बात करेंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि दुनिया के दूसरे देशों के साथ चीन के बनते बिगड़ते रिश्तों का मतलब क्या है और इन सब का भारत पर क्या असर पड़ेगा। द चाइना फाइल्स के पहले एपिसोड में बात आधुनिक चीन के पहले बड़े नेता माओ की। माओ ने कैसे आंदोलनों और खूनी संघर्ष की बुनियाद पर आधुनिक चीन का निर्माण किया। माओ के नेतृत्व वाली कम्युनिस्ट और 1928 से चीन पर राज कर रहे चिंग काई शेक के बीच चली 2 दशक लंबी लड़ाई और कत्लेआम के बाद 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना वजूद में आई। (1893) में एक संपन्न किसान के घर जन्मे माओ का झुकाव शुरुआत में वामपंथ की तरफ नहीं था और ना ही वो कोई विलक्षण बुद्धि वाले व्यक्ति थे। इसके उलट उन्होंने पहले कानून की पढ़ाई की, फिर इकोनॉमिक्स और पुलिस एकेडमी में हाथ आजमाए और अंत में चीन की रेड आर्मी यानी कि लाल सेना में शामिल हो गए। रेड आर्मी अपने शुरुआती दौर में एक मुकम्मल सेना भी नहीं थी और उस दौर में चीन की सत्ता संभाल रहे चिंग काई शेक की राष्ट्रवादी पार्टी या KMT के मुकाबले कहीं ठहरती तक नहीं थी। चिंग काई शेक की सेना ने शुरुआती दिनों में माओ समर्थकों का बड़े पैमाने पर और बेरहमी से कत्लेआम किया। एक वक्त तो ऐसा भी आया कि चिंग काई शेक से बचने के लिए माओ के जवानों को 1 साल तक अंडरग्राउंड रहना पड़ा। 1934 में शुरू हुए लॉन्ग मार्च ने माओ की राजनीतिक दशा और दिशा बदल कर रख दी। 1000 किलोमीटर लंबे इस मार्च के बाद माओ कम्युनिस्ट पार्टी के सबसे बड़े नेता बन गए। कम्युनिस्ट पार्टी के मुखिया के पद पर 4 दशकों तक माओ का एक छत्र कब्जा रहा। लॉन्ग मार्च से जो सबसे बड़ा सबक माओ ने सीखा वो ये कि राजनीतिक शक्ति हथियार के दम पर ही मिलती है और उसी के बलबूते पर नेता सत्ता में बने रहते हैं। उसने चीन के एक बड़े हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया था। Japanese troops are steadily advancing into Manchuria and occupying towns and villages. 1894 की लड़ाई में जापान अपनी नौसेना की ताकत दिखा चुका था और 4 दशक बाद वो अपने अधिकार क्षेत्र को और बढ़ाना चाहता था। 1931 में जापान ने मंचूरिया इलाके पर धावा बोला और उसके बाद चीन के कई हिस्सों को अपने अधिकार में लेता गया। 1937 में जापान ने चीन पर बड़ा हमला बोला और उस वक्त की नेशनलिस्ट सरकार की राजधानी रही नानजिंग पर कब्जा कर लिया। इसके बाद अगले कुछ साल लूट, हमले और अत्याचार के नाम रहे। इस दौरान कम्युनिस्ट और नेशनलिस्ट दोनों ने मिलकर जापानियों का मुकाबला किया। रूस, जिसने चीन में कम्युनिस्ट पार्टी को खड़ा करने और ताकतवर बनाने में मदद की थी, उसी रूस ने जापान को टक्कर देने में भी चीन की मदद की। एक तरफ रूस और चीन तो दूसरी तरफ जापान। ये लड़ाई काफी लंबी चली और चीन दुनिया की 2 महाशक्तियों सोवियत और साम्राज्यवादी जापान की जंग का अखाड़ा बनकर रह गया। इस युद्ध ने कम्युनिस्ट पार्टी को अच्छा मौका दिया और उसने जापान के हमलों से कमजोर हो चुकी KMT के खिलाफ गृह युद्ध छेड़ दिया। दूसरा विश्व युद्ध लंबा खिंचा और चिंग काई शेक ने अपनी पूरी ताकत जापान को हराने में झोंक दी। इसका नतीजा ये हुआ कि KMT गृह युद्ध में कम्युनिस्टों के सामने कमजोर पड़ गई। Chiang Kai-shek, China's premier and generalissimo, inspects the Chinese air force and troops.
Communist Party was nearly extinct. And while the Chinese government under Chiang Kai-shek focused on fighting with the Japanese, the Communist Party would spend the subsequent years from 1937 to 1945 to rebuild its strength and its military capabilities, so that at the end of the Second World War, while the Chinese government and military were exhausted, the Communist Party and the Red Army were ready to start a new civil war. एक तरफ दूसरा विश्व युद्ध और दूसरी तरफ गृह युद्ध। ये वो दौर था जब चीन की मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ती चली गई। इस बीच एक समय ऐसा भी आया जब चीन की दोनों पार्टियों ने एक होकर जापान से मुकाबला किया। लेकिन दूसरी ओर चीन में जारी गृह युद्ध थमने की बजाय और तेज होता गया। दूसरे विश्व युद्ध के बीच चल रहे गृह युद्ध ने चीन को तबाही की कगार पर पहुंचा दिया और हालात ऐसे बने कि कम्युनिस्ट ताकतों ने चीन पर 270 वर्षों से राज कर रहे चिंग राजवंश का तख्ता पलट दिया। चिंग काई शेक दूसरे विश्व युद्ध के दौरान दुनिया के 4 ताकतवर नेताओं में एक थे। चिंग काई शेक रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन के साथ मिलकर लड़ रहे थे, लेकिन अपने ही देश में उनका जनाधार तेजी से खत्म हो रहा था। हालांकि पहले ऐसा नहीं था। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तब चिंग काई शेक को दक्षिण पूर्व एशिया की संयुक्त सेना का कमांडर इन चीफ बनाया गया था। चिंग काई शेक दुनिया के पहले नेताओं में थे जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस चार्टर पर दस्तखत किए थे और यूएन में स्थायी सीट हासिल की थी। हालांकि एक आम चीनी नागरिक के लिए इन बातों का कोई खास महत्व नहीं था। वहीं माओ ने चीन में एंटी लैंडलॉर्ड मुहिम की शुरुआत की, जिसे आम लोगों का भरपूर समर्थन मिला। इस दौरान चिंग काई शेक सरकार की छवि काफी खराब हो चुकी थी। मौका देख माओ की लाल सेना ने जन समर्थन के दम पर KMT पर कब्जा कर लिया। Mock raids and mechanized maneuvers all express the heroic determination of Generalissimo Chiang Kai-shek to fight on, whatever the future may hold. चिंग काई शेक को भागकर ताइवान में शरण लेनी पड़ी, जो कि चीन से 200 किलोमीटर दूर एक छोटा सा आइलैंड था। और इसी के साथ माओ का 22 वर्ष लंबा वनवास भी खत्म हुआ। ताइवान पहुंचकर चिंग काई शेक रिपब्लिक ऑफ चाइना के निर्वासित शासक बन गए। अगले 1.5 दशक तक चीन और ताइवान की संप्रभुता का मुद्दा अमेरिका और रूस के बीच कोल्ड वॉर की एक बड़ी वजह बना रहा, क्योंकि अमेरिका की नजर में चिंग काई शेक ही चीन के असली शासक थे और उसके खास सहयोगी भी। वहीं सोवियत यूनियन ने माओ का साथ देकर अमेरिका से अपनी पुरानी दुश्मनी को और पुख्ता कर लिया। कोल्ड वॉर के शुरुआती दिनों में चीन और सोवियत यूनियन के रिश्ते गर्मजोशी से भरे रहे। अलग होने से पहले स्टालिन और माओ ने ये सोचकर चीन सोवियत रिश्तों को मजबूती दी थी कि एक दिन पूरे एशिया में कम्युनिस्टों का राज होगा। दोनों नेताओं को करीब लाने में जनवरी 1950 में हुए कोरियन युद्ध की भी अहम भूमिका रही। इस युद्ध में चीन ने नॉर्थ कोरिया का साथ दिया तो अमेरिका ने दक्षिण कोरिया का। इस लड़ाई में स्टालिन ने चीन और उत्तर कोरिया को हथियार और गोला बारूद देकर उनकी मदद की थी। उस वक्त हालात ऐसे थे कि रूस का साथ देना माओ की मजबूरी बन गई थी, क्योंकि चीन ने अमेरिका को अपना दुश्मन बना लिया था। ये वो दौर था जब ताइवान की खाड़ी में अमेरिकी नौसेना का बेड़ा खड़ा था, जबकि वियतनाम और लाओस में फ्रांसीसी फौज का जमावड़ा था। ये बात और है कि तब स्टालिन ने भी भारी मन से चीन को ये भरोसा दिलाया कि युद्ध होने पर रूस चीन की पूरी मदद करेगा। माओ सेतुंग और चिंग काई शेक भले ही एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन सत्ता चलाने के मामले में दोनों बिल्कुल एक जैसे थे और दोनों ने ताकत के ही दम पर शासन किया। माओ के कार्यकाल में भीषण अकाल पड़ा और उन्होंने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को जमकर प्रताड़ित किया। वहीं चिंग काई शेक ने मार्शल लॉ लगाकर विरोधियों के सारे अधिकार छीन लिए।
चीन के इन दोनों नेताओं की मौत भी आगे पीछे ही हुई। चियांग काई शेक की मौत 1975 में ताइपे में हुई तो उसके अगले साल यानी 1976 में माओ ने बीजिंग में अंतिम सांस ली। इन दोनों नेताओं की मौत के बाद दुनिया की राजनीति में कई बड़े बदलाव आए और देखते ही देखते चीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य धारा में आ गया, जबकि ताइवान नो मैन्स लैंड में तब्दील हो गया। Premier Zhou Enlai, on behalf of the government. ताइवान की किस्मत तब बदली जब उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति रहे रिचर्ड निक्सन चीन दौरे पर पहुंचे। चीन के साथ दशकों पुराने कड़वे रिश्तों को मिटाकर निक्सन ने एक तीर से कई शिकार किए। एक तो चीन के साथ वर्षों से खराब चल रहे रिश्ते को नई लाइफलाइन मिली और दूसरी ये कि अमेरिका को चीन और रूस के बिगड़ते रिश्ते में सेंध लगाने का मौका मिल गया। चीन के जरिए निक्सन रूस के साथ कोल्ड वॉर का एक और दौर शुरू करने की फिराक में थे। वहीं चीन और रूस के रिश्ते ऐतिहासिक होने के बावजूद सीमा विवाद की वजह से कड़वे हो गए थे। इस कड़वाहट को माओ की उस सोच ने और बढ़ा दिया जो ये मानती थी कि उनका कम्युनिज्म रूस के कम्युनिज्म से बेहतर है। रूस और चीन के रिश्ते इस कदर बिगड़ चुके थे कि 1969 में दोनों देश युद्ध की कगार तक पहुंच गए। दोनों के बीच उत्तर पूर्व एशिया में स्थित एक छोटे से आइलैंड पर कब्जे को लेकर विवाद हो गया, जो इतना बड़ा कि रूस ने चीन पर परमाणु हमले तक की तैयारी कर ली थी। जमीन की लड़ाई में कम्युनिज्म वाली दोस्ती उड़न छू हो गई, क्योंकि माओ चीन के वो हिस्से वापस लेना चाहते थे जो साम्राज्यवादी रूस ने 200 साल पहले छीन लिए थे। At Soviet time we had our strong ideology, Marxism, Leninism, and ideology is something similar to religion. We cannot divert from those ideological basements. China pretended to be communist as well, and we supposed to have the same ideology, relations completely. That's what once happened when we consolidated with China, and China gained a lot of support in all respects, in political, in cultural, in military and economic. But after that, the relations were absolutely broken, and we were at the brink of war, of real hot war. निक्सन के चीन दौरे की एक बड़ी वजह आर्थिक भी थी। चीन की शक्ल में अमेरिका को एक बड़ा बाजार दिखाई दिया, जहां अमेरिकी कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को खपा सकती थीं, क्योंकि युद्ध के बाद अमेरिकी कंपनियां बदहाली से जूझ रही थीं। ऐसे में पाकिस्तान के शासक याया खान की मदद से निक्सन के सहयोगी हेनरी किसिंजर चीन के पहले प्रीमियर चाओ इन लाइ से मिले। हालांकि किसिंजर ने पाकिस्तान सरकार के अलावा रोमानिया की सरकार के जरिए भी चीन से बातचीत करने की कोशिश की थी, लेकिन चीन ने पाकिस्तानी सैन्य शासक के जरिए अमेरिका से मिलने पर रजामंदी जताई। इसके बाद किसिंजर और चाओ इन लाइ के बीच बेहद खुफिया बैठक हुई। चीन को अपने पाले में लाने के लिए बेकरार अमेरिका ने तब ताइवान के स्वतंत्रता संघर्ष को भी ताक पर रख दिया और वहां तैनात अपनी 2/3 सेना हटाने की भी रजामंदी दे दी। 9 जुलाई 1971 को हुई निक्सन और चाओ इन लाइ की खुफिया बैठक के जो 46 पन्ने रिकॉर्ड पर हैं, इसका 5वां हिस्सा सिर्फ ताइवान के बारे में ही है। इस खुफिया मुलाकात के 7 महीने बाद यानी 21 फरवरी 1972 को रिचर्ड निक्सन चीन के दौरे पर जाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पर टहलते हुए रिचर्ड निक्सन ने कहा था कि जब हम इस दीवार को देखते हैं तो यही ख्याल आता है कि लोगों के बीच कोई दीवार नहीं होनी चाहिए। हफ्ते भर चीन के अलग अलग हिस्सों की सैर करने और तस्वीरें खिंचवाने के बाद निक्सन और चाओ इन लाइ ने शंघाई समझौते पर दस्तखत किए। इसके बाद चीन अमेरिका का जो साझा बयान आया वो माओ की डिमांड लिस्ट से ज्यादा कुछ नहीं था। उस वक्त अमेरिकी सरकार ने ये भी मान लिया था कि उस पूरे इलाके में सिर्फ एक ही चीन है, ताइवान की खाड़ी के इधर भी और उधर भी। यहाँ तक कि अमेरिका ने ये तक कह दिया था कि ताइवान विवाद का हल शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए।
इसके साथ ही अमेरिका ने करीब 2.5 दशक तक भरोसेमंद साथी रहे चांग काई शेक को चाय में पड़ी मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक दिया। सोवियत यूनियन से अपने पुराने रिश्तों और अमेरिका से बन रहे नए रिश्तों के बीच चीन अब दुनिया को अपनी धमक दिखाना चाहता था। दुनिया के ताकतवर देशों की कतार में खड़ा होना चाहता था। इसके लिए चीन को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सीट की जरूरत थी, जो अब तक चांग काई शेक के ताइवान के पास थी। इस स्थिति को बदलने के लिए चीन पहले भी कई बार यूएन में गुहार लगा चुका था, लेकिन बात नहीं बनी। आखिरकार रिचर्ड निक्सन के चीन दौरे के बाद हालात बदले, क्योंकि अमेरिका ने अपने फायदे के लिए पाला बदल लिया था और अमेरिका की देखा देखी बाकी देशों ने भी पाला बदल लिया। चीन को यूएन में सीट मिली और वो भी नए बने 26 अफ्रीकी देशों के समर्थन से। इसके बाद 25 अक्टूबर 1971 को यूएन रेजोल्यूशन 2758 के जरिए चांग काई शेक के प्रतिनिधियों को बाहर कर दिया गया। वो चांग काई शेक जो एक जमाने में रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन जैसे नेताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते थे, वो पल भर में ही खारिज कर दिए गए। अब पूरी दुनिया की नजर ताइवान से हटकर चीन पर टिकी थी। अमेरिका के साथ चीन के रिश्ते आमतौर पर तनावपूर्ण ही रहे, लेकिन भारत और चीन के रिश्ते ऐसे नहीं थे। हिमालय की साझी विरासत वाले दोनों देशों के बीच शुरुआत में अच्छे संबंध थे और आपसी रिश्तों को नया आयाम देने के लिए दोनों देशों ने एशियाई गठबंधन तक की कल्पना की थी। लेकिन महज एक ही दशक में अच्छे रिश्तों का ये बुलबुला फूट गया। जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में शुरू हुई दोस्ती देखते ही देखते दुश्मनी में बदलने लगी। सरहदी विवादों और नेताओं के बीच भरोसे की कमी ने हालात ऐसे बना दिए कि दोनों पड़ोसी कुछ ही वर्षों बाद युद्ध पर उतर आए। इसके बाद चीन और भारत के रिश्ते नहीं सुधरे और न ही सीमा विवाद खत्म हुआ। भारत चीन विवाद की जड़ था तिब्बत, वो देश जिसे ब्रिटिश सरकार और आजाद भारत की सरकार ने मान्यता दी थी, लेकिन चीन ने इसे नहीं माना। तिब्बत के रूप में चीन को अपनी सीमाओं के विस्तार का अवसर दिखा। तिब्बत पर कब्जे के जरिए माओ पूरे एशिया को अपनी ताकत दिखाना चाहते थे। चीन तिब्बत विवाद की शुरुआत 1962 में हुए भारत चीन युद्ध से करीब 50 वर्ष पहले ही शुरू हो गई थी। ब्रिटिश सरकार ने 1914 में भारत और तिब्बत के बीच सीमा रेखा तय की थी। सीमा तय करने का ये काम ब्रिटिश राज के लेफ्टिनेंट कर्नल सर विंसेंट आर्थर हेनरी मैकमोहन की देखरेख में हुआ था। इसलिए भारत और तिब्बत को बांटने वाली रेखा को मैकमोहन लाइन के नाम से जाना जाता है। 1914 में हुए शिमला समझौते के तहत भारत और तिब्बत ने मैकमोहन लाइन को दोनों देशों की सीमा के तौर पर मान्यता दी थी, लेकिन चीन ने इसे मानने से इनकार कर दिया। इस समझौते के 3 दशक बाद जब दूसरा विश्व युद्ध अपने अंतिम दौर में था, तब ब्रिटिश शासकों ने एक बार फिर भारत की सीमाएं तय की और तिब्बत को एक अलग राष्ट्र के तौर पर मान लिया। लेकिन 1949 में माओ के सत्ता में आते ही चीन ने हर सीमा समझौते को एक तरफा और असमान बताते हुए उन्हें मानने से इनकार कर दिया। माओ ने मैकमोहन लाइन समेत हर बॉर्डर को फिर से तय करने की मांग की। असल में चीन की नजर तिब्बत पर थी, जो एक बौद्ध राष्ट्र था और कई मायनों में चीन के हान समुदाय से काफी अलग था। माओ के गद्दी संभालने के 1 साल के अंदर ही 6 और 7 अक्टूबर 1950 को चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। 7 महीने बाद 23 मई 1951 को चीन तिब्बत को अपना हिस्सा घोषित कर दिया और एक आजाद राष्ट्र की तिब्बत की पहचान मिटा दी गई। इसी के साथ शुरू हुआ तिब्बती लोगों पर अत्याचार और उनकी संस्कृति को नष्ट करने का सिलसिला, जो कई वर्षों तक चलता रहा। चीन के साथ हुए युद्ध से 8 साल पहले 1954 में भारत ने पंचशील समझौते पर दस्तखत किए और तिब्बत को चीन के हिस्से के तौर पर मान्यता दे दी। नेहरू ने तिब्बत पर चीन के कब्जे को तो मान्यता दे दी, लेकिन बदले में चीन से कुछ नहीं ले पाए।
तब नेहरू ये नहीं जानते थे कि माओ के मंसूबे तिब्बत पर कब्जे के बाद भी रुकेंगे नहीं, और हुआ भी ऐसा ही। तिब्बत पर कब्जा करने के बाद चीन की नजर भारत के हिस्से में पड़ने वाले आक्साई चिन पर पड़ी, जिसे वो तिब्बत तक पहुंचने का रास्ता मानता था। 1957 में चीन ने तिब्बत और शिनजियांग प्रांत को जोड़ने के लिए एक सड़क बनाई, जिससे भारत और चीन के रिश्ते बिगड़ गए, क्योंकि वो सड़क आक्साई चिन से होकर गुजरती थी और वहां सड़क बनाकर चीन ने भारत की संप्रभुता को चुनौती दी थी। इसी साल चीन ने अपना नया नक्शा जारी किया, जिसमें उसने आक्साई चिन को अपना हिस्सा बताया। इस बीच तिब्बत के लोगों पर चीनी फौज की बर्बरता जारी रही और आखिरकार 1959 में तिब्बत की जनता ने चीन की बेरहमी के खिलाफ बगावत कर दी, जिसे दबाने के लिए चीन की सेना ने क्रूरता की सारी हदें तोड़ दी। हालात बिगड़ते देख हजारों तिब्बती नागरिक अपने धर्म गुरु दलाई लामा के साथ वहां से भाग निकले और भारत में शरण ली। तिब्बत के 14वें लामा तब से भारत में ही रह रहे हैं। तिब्बतियों को भारत में शरण मिलने के बाद भारत और चीन के रिश्ते और बदतर हो गए। 25 अगस्त 1959 को चीनी सेना ने लोंगजू में असम राइफल्स की एक चौकी पर हमला कर दिया। इसके बाद अक्टूबर 1959 में आक्साई चिन के कोंगला पास पर हुई झड़प में 9 भारतीय जवान शहीद हुए थे। तिब्बत पर चीन के कब्जे और उसकी उकसाऊ हरकतों को देखते हुए जवाहरलाल नेहरू ने चीन से बातचीत की पहल की और उन्होंने तिब्बत पर चीन के कब्जे को मान्यता भी दे दी। यही नहीं, नेहरू ने एशिया की एकता के नाम पर चीन के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की स्थायी सीट पर अपना दावा भी छोड़ दिया। लेकिन नेहरू की ये सारी कोशिशें कुछ साल बाद माओ को भारत पर हमला करने से नहीं रोक पाई। From points 1 and 2 in recently communist-conquered Tibet, the Red Chinese 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत पर हमला बोल दिया। ये लड़ाई 1 महीना चली। इस युद्ध ने एशिया की एकता के नेहरू के सपने को तो चकनाचूर किया ही, तीसरी दुनिया के नेता की उनकी छवि भी मिट्टी में मिला दी। युद्ध में हार और अपनी जमीन को गंवाने की वजह से दुनिया में खुद को मजबूत राष्ट्र साबित करने की भारत की उम्मीदों को भी तगड़ा झटका लगा। क्योंकि युद्ध शुरू होने से 1 साल पहले ही नेहरू ने गुट निरपेक्ष आंदोलन की अगुवाई की थी और ये उम्मीद जताई थी कि भारत और चीन मिलकर दूसरे विश्व युद्ध से घायल दुनिया को एक नया आकार देंगे। भारत के लिए सबसे बुरा ये रहा कि पंडित नेहरू चीन की हर चाल को भांपने में नाकाम रहे। सुन यात सेन से लेकर चांग काई शेक और माओ जेडोंग तक हर चीनी नेता तिब्बत को चीन में शामिल करने की बात करता रहा। हालांकि नेहरू के पास एक मौका था जब चाओ इन लाई ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि चीन का भारत से कोई विवाद नहीं है। तब नेहरू ये मौका चूक गए और 11 साल बाद हुए युद्ध में चीन ने भारत को हरा दिया। इस जीत ने पूरी दुनिया में माओ का रुतबा भी बढ़ा दिया, जो तब तक मार्शल चांग काई शेक की परछाई ही माने जाते थे। अगले एपिसोड में बात होगी चीन के उस गेम प्लान की जिसकी पटकथा चेयरमैन माओ ने तैयार की थी और जिसकी बुनियाद पर आज के चीन का निर्माण हुआ। इसमें चीन सरकार की नीतियों का विरोध करने वालों पर हुए अत्याचार की भी बात करेंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे माओ की गलत नीतियों ने 1959 में पड़े अकाल के दौरान 4 करोड़ लोगों की जान ले ली। साथ ही बात होगी चीन में 1 दशक तक चलने वाले सांस्कृतिक आंदोलन की।